हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज का हमारा लेक्चर क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है। क्या है हमारा कि सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन चुनकर लाया जा रहा है जो बिहार बोर्ड में 2026 में पूछने की संभावना है। केवल फिजिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री का भी आएगा, मैथ का भी आएगा, बायो का भी आएगा। अभी केवल सब्जेक्टिव चलेगा। ओके, तो आज का छोटा सा लेक्चर है, आज स्टार्ट करना है, इसलिए छोटा सा लेक्चर लेकर आए हैं। कल से लॉन्ग वीडियो चलेगा। और एक क्लास 12 का फिजिक्स है, पढ़े वही जो लड़े सही सही। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स हाइब्रिड क्वेश्चन। ओके, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आवेश का आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका ऐसे मात्रक लिखो, सूत्र दें। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आवेश का आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। इसके लिए एक पेज लेना पड़ेगा। पेज में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है कि आयतन आवेश घनत्व। देखिएगा, आयतन आवेश घनत्व हम लोग का है। अच्छा, जो पीडीएफ में आपका लिखा हुआ है, जो आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, बस वही बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व में देखा जाए तो देखिएगा, आयतन आवेश घनत्व को डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले इसको तो समझिएगा डिफिनेशन कि कोई भी वॉल्यूम में अगर मान लेते हैं चार्ज उपस्थित है, प्रेजेंट है कोई चार्ज, ठीक है, तो इस चार्ज के मान लेते हैं इस बर्तन का वॉल्यूम है, आयतन है भी, और इसमें उपस्थित जो चार्ज है उसको मान ले रहे हैं क्यू। तो बोला है कि एकांक आयतन लेना है, आयतन सभी नहीं लेना है। एकांक आयतन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, याद रखिएगा, एकांक आयतन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, और इसी आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। तो डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन हमारा यही है कि हाँ, डिफिनेशन हमारा यही है कि एकांक आयतन में, आयतन तो लेना है लेकिन एकांक आयतन लेना है, मतलब छोटा सा आयतन लेना है, कम आयतन लेना है। और आयतन को किससे सूचित करते हैं, भी से। यहाँ पे भी लिखा जाएगा। और छोटा आयतन लेना है तो क्या लेंगे, डी भी लेंगे। इस छोटे से आयतन में सुनिएगा, इस छोटे से आयतन में कितना चार्ज उपस्थित है। तो बताइए, छोटा सा आयतन में छोटा सा ही चार्ज, यानी कि कम ही चार्ज उपस्थित रहेगा, तो क्यू तो रहेगा लेकिन ये भी कम मात्रा में रहेगा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डी क्यू लिखेंगे। तो एकांक आयतन में समझिएगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। और आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट किया जाता है, रो से। यानी कि रो का फॉर्मूला हो गया हमारा डीक्यू बटा में क्या हो गया, डीवी हो गया। आप डिफिनेशन में पिछले पेज में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, किस वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। अच्छा, इसके ऐसे मात्रक पर आएंगे बाद में, पहले इसको समझिए। तो हाँ, क्या था कि किस वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसको सिग्मा से, सॉरी, रो से सूचित किया जाता है। इसको रो से सूचित किया जाता है। रो थोड़ा सा ढंग से लिख दे रहे हैं, क्या है, और फिर पेन काम करना बंद कर दिया फिर से। अच्छा, तो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ, रो को थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा। रो क्या है, डिजिटल पेन में यही कमी है ना, कब धोखा दे दे, काम ही नहीं कर रहा है पेन। एक मिनट वेट। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हाँ, देखिए काम करने लगा। देखिए, हाँ, क्या बोल रहे थे जी, कि आयतन आवेश घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। रो का सिंबल ये होता है। तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया जी, तो रो का फॉर्मूला dq बटा में dv हो गया। अच्छा, अब अगर देखा जाए, ऊपर कुल मिलाकर के हमारा चार्ज है, नीचे क्या है, आयतन है। अगर टोटल टोटल आयतन लिया जाए तो टोटल आयतन में टोटल चार्ज लेना पड़ेगा। टोटल चार्ज को क्या माने थे, भी माने थे। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, अगर हम बात करेंगे क्यू का वैल्यू निकालिए, इस फॉर्मूला से क्यू का वैल्यू निकालिए, डी क्यू का वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, रो इंटू में क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। अच्छा, आते हैं पेज लेकर के, इसमें इसका पूछा था, इसका तो फॉर्मूला हो गया, सूत्र तो हो गया। सूत्र क्या हो गया, सूत्र देखिए ऊपर वाला डेफिनेशन के अनुसार। चलिए, अब आते हैं एरो में, इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे निकाला जाएगा, तो एसआई यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ किसका, रो। रो बोले थे,
आयतन आवेश घनत्व का। कैसे निकाला जाएगा? तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि चूंकि रो का फॉर्मूला होता है क्या, डीवी बटा में सॉरी क्या होता है, डीक्यू बटा में डीवी होता है, डीक्यू बटा में डीवी हो जाएगा। अच्छा, ऊपर हमारा क्या है, आवेश है, नीचे आयतन है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो गया। या फिर इस तरीका से लिख सकते हैं, कूलम मीटर के पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। अच्छा, एक लाइन और आगे इसको बता देना चाहते हैं क्या, कि अगर मान लेते हैं, वेट, अगर मान लेते हैं विमीय सूत्र पूछेगा, समझते जाइएगा। अगर इसमें तो पूछा हालांकि नहीं है, अगर विमीय सूत्र पूछेगा किसका, रो का, तो कैसे निकलेगा? तो रो का विमीय सूत्र निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जैसे ऐसा यूनिट निकाले तो उसी प्रकार से इसमें भी निकालना है। क्या निकालना है कि सबसे पहले हम लोग को रो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है डीक्यू बटा में डीवी होता है। अच्छा, डीक्यू बटा में डीवी तो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को लिखने के बाद फिर क्या करना है कि सबका विमीय सूत्र लिख देना है। वैसे अगर किया जाए तो रो का वैल्यू होता है पूरा, अगर आयतन को लिया जाए तो क्यू बटा में भी हो जाएगा। एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं क्या, कि अगर ऊपर देखा जाए तो क्यू है हमारा, और क्यू क्या फॉर्मूला होता है, तो क्यू का फॉर्मूला होता है आई, और बट्टू में नीचे क्या हो जाएगा, भी। अच्छा, अब यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं क्या, आई बोले तो धारा, धारा का बीमा क्या होता है, ये बड़ा सा ए होता है, कैपिटल ए होता है, और टी बोले तो टाइम, टाइम का बीमा क्या होता है, बड़ा सा टी होता है, बीमीय सूत्र। अच्छा, और बटा में नीचे आयतन। अच्छा, आयतन बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई हमारा क्या हो गया, कोई लेंथ हो गया, तो इसका भी बीमा एल हो जाएगा। चौड़ाई भी क्या हो गया, कोई छोटा सा लेंथ हो गया, इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ऊंचाई भी कोई लेंथ हो गया, इसका भी बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी कि एल के पावर 3 हो जाएगा इसका बीमा, और सभी को किस में रख देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आगे बढ़ाया जाए तो रो का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ए हो गया, टी हो गया, और एल के पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं रहेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, सबसे पहले बीमा सूत्र लिखने के लिए एम लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, टी लिखा जाता है, तब ए लिखा जाता है। ओके, तो क्या-क्या लिखा जाएगा आप समझते जाइएगा। तो सबसे पहले तो इसमें m लिखा जाएगा, मास का द्रव्यमान, कि इसमें तो कहीं पे m आया नहीं है। जो नहीं आता है उसका वैल्यू 0 बैठा दिया जाता है पावर में। फिर a लिखा जाता है, तो l के पावर -3 है, -3 रखा जाएगा। फिर a लिखा जा सॉरी t लिखा जाता है, तो t के t है, फिर a लिखा जाता है, a के a हो जाएगा। यानी कि m0 l के पावर -3 t, और क्या हो गया, a हो गया। इसका क्या, बीमा सूत्र, बीमीय सूत्र जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? अच्छा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहा जाता है। क्या है डिफिनेशन, क्या है फॉर्मूला, क्या है एसआई यूनिट, क्या है इसका बीमा, और क्या है जो भी है इसमें सारी चीजें आप देखिए बता दे रहे हैं। सबसे पहले डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन को आप पढ़ लीजिएगा, हम उस डिफिनेशन को समझा दे रहे हैं। क्या होता है, सबसे पहला हमारा सॉरी आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है ना। हमारा आज का दूसरा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। तो यहाँ पे पहले हेडिंग लगाने दीजिए, एग्जाम में भी ऐसी हेडिंग लगा करके लिखिएगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड जो है ना उल्टा रखा हुआ है, नहीं लिख पा रहे ढंग से। पृष्ठीय आवेश घनत्व, समझते जाइएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो इसका पहले डिफिनेशन आते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन समझिएगा। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी एक कंडक्टर है, उल्टा रखा हुआ है। हाँ, जैसे मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, और जिसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। इस टोटल का क्षेत्रफल क्या है, तो टोटल का क्षेत्रफल हमारा क्या है, ए है। अच्छा, इस क्षेत्रफल पे समझिएगा, इस क्षेत्रफल पे पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। इस क्षेत्रफल पे कोई आवेश को रखा गया है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। कितना आवेश है, तो मान लेते हैं क्यू आवेश है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका एरिया क्या है, ए है। नेमिंग आप कर सकते हैं, मन है तो नेमिंग कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, नहीं कर सकते हैं नेमिंग। अच्छा, अब आते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व के डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बोला है कि जो आप ले रहे हैं इतना एरिया, पूरा एरिया अगर ले रहे हैं, उस पूरा एरिया नहीं लेना है, बल्कि एकांक क्षेत्रफल लेना है, यूनिट एरिया लेना है। यूनिट एरिया ले करके, अच्छा यूनिट एरिया लिया जाएगा तो एरिया तो पूरा नहीं लिया जा रहा है, यूनिट एरिया लिया जा रहा है, यानी कि छोटा सा एरिया लिया जा रहा है, तो डीए लिखेंगे। इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज उपस्थित है, कितना आवेश उपस्थित है, तो आवेश तो उपस्थित क्यू ही रहेगा, लेकिन छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो आवेश भी छोटा ही रहेगा, यानी कि डी क्यू रहेगा। तो याद यही रखना है कि एकांक आवेश में, देखिएगा यहाँ पे देखना है बोर्ड पे, एकांक क्षेत्रफल में
उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है और इस पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या फ़ॉर्मूला हो गया? dq बटा में dA हो गया। आप इसको देख सकते हैं। तो आप इस डेफिनेशन से सॉरी इस फ़ॉर्मूला से क्या सीख मिला कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है जिसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। ये हम लिख सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट चलिए, अच्छा अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखा जाए सिग्मा का वैल्यू निकालने के लिए अगर चलें, तो टोटल एरिया लिया जाए, छोटा-सा एरिया ना लेकर के बल्कि सब एरिया ले लेंगे, तो यहाँ पे जितना भी चार्ज है सब के सब चार्ज को लेना पड़ेगा। तो सिग्मा बराबर क्यू बटा क्या हो गया? ए हो गया। आप यहाँ से क्यू का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो सिग्मा इंटू में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और यहाँ से डी क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सिग्मा इंटू में हमारा हो जाएगा डीए। नहीं? चलिए, ये तो डेफिनेशन था। डेफिनेशन क्या था कि एकांक क्षेत्रफल पे फिर से देखिए, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ये रो लिखना है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। फिर लिखना है ये रो में परिभाषा के अनुसार क्या लिखना है? सिग्मा इक्वल टू dq बटा में dA हो जाता है। अच्छा, यहाँ से dq का वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिग्मा इंटू में dA हो जाएगा। अच्छा, q इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू में a हो गया। अच्छा, आगे इसमें पूछा है कि इस फॉर्मूला निकल गया, सूत्र मतलब सूत्र निकल गया, डेफिनेशन निकल गया और इसका पूछे एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक निकालना तो आसान है जब फॉर्मूला निकल ही गया तो कैसे? ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? एसआई यूनिट। याद रखिएगा क्या निकालने जा रहे हैं? एसआई यूनिट ऑफ सॉरी सिग्मा। एसआई यूनिट ऑफ क्या? सिग्मा। तो एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा को निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा का फॉर्मूला अभी भी जस्ट आया है dq बटा में dA आया है। अच्छा, तो सिग्मा इक्वल टू dq बटा में dA होता है। ऊपर देखा जाए तो q है, q बोले तो आवेश है और आवेश का मात्रा कूलम होता है और नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम बटा में मीटर स्क्वायर हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया जी? सिग्मा का हाँ, ऐसा मात्रक हो गया। अच्छा, कभी-कभी अगर इसका पूछ देगा, क्या विमीय सूत्र पूछेगा? किसका? इसी का सिग्मा का पूछेगा कि चलो बताओ विमीय सूत्र क्या होता है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में अगर आएगा तो आप इसको देख सकते हैं, हम निकालने की विधि यहाँ पे बता रहे हैं। आप केवल डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि विमीय सूत्र निकालने जा रहे हैं सिग्मा का। बार-बार रो लिखा जा रहा है ना? सिग्मा का। तो सिग्मा का विमीय सूत्र निकालने चलेंगे तो इसमें भी वही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिग्मा का पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला होता है dq बटा में d सॉरी dA होता है। तो dq बटा में dA सिग्मा का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, आप यहाँ से विमीय सूत्र निकालने चलेंगे तो सिग्मा बराबर अगर टोटल एरिया लिया जाए तो A और टोटल एरिया में आवेश क्या था जी? Q था। सिग्मा बराबर Q बटा में क्या हो गया? A। एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं, Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो IT होता है और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? A हो जाएगा। अच्छा, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया कि I जो है विद्युत धारा है जी और विद्युत धारा का विमीय सूत्र ए होता है, कैपिटल ए होता है और टी बोले तो टाइम है, टाइम का विमीय सूत्र क्या होता है? बड़ा सा टी होता है, बीमा टी होता है। नीचे ए है, ए बोले तो एरिया है, यहाँ पे एम्पियर नहीं है, एरिया है नीचे। एरिया क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर एरिया की बात किया जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई का बीमा एल होता है, चौड़ाई का भी बीमा एल होता है क्योंकि दोनों ने दोनों किसी न किसी रूप से क्या है? लेंथ ही है। तो यानी कि एरिया का बीमा सूत्र क्या हो गया हमारा जी? एल स्क्वायर हो गया और जब भी आप बीमा लिखे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए ज़रूर। नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, टी हो जाएगा और एल के पावर जो 2 है ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है? ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, लेकिन इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अच्छा अगर इसको और बढ़ाया जाए विमीय सूत्र लिखने के लिए तो इसमें m तो कहीं आया नहीं है। अगर नहीं आया है तो m तो लिखना पड़ता है, लेकिन पावर 0 कर देंगे क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर a लिखना पड़ेगा तो l के पावर -2 है, फिर फिर t लिखना पड़ेगा और फिर क्या लिखना पड़ेगा? a लिखना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया? इसका सिग्मा का बीमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। समस्थानिक और समहारिक में क्या अंतर है? अच्छा, देखिए समस्थानिक क्या होता है, समहारिक क्या होता है? वैसे अंतर अगर लिखने के लिए रहेगा तो कॉलम बना करके लिखिएगा, ओके? लेकिन यहाँ पे हम कॉलम बना करके लिख रहे हैं, इसमें कॉलम बना करके नहीं लिखा हुआ है और जो बात लिखना है वो बात यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए यहाँ पे समझिए, पेज लेकर के समझिए। समस्थानिक और समहारिक। अच्छा, ओके, देखते हैं। तो इसमें निम्नलिखित अंतर है, बकवास नहीं लिख सकते हैं क्या कि समस्थानिक और समहारिक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। ओह! समस्थानिक और समहारिक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ आपको लिखना पड़ेगा समस्थानिक
एक तरफ आपको लिखना पड़ेगा समस्थानिक और दूसरा तरफ लिखना पड़ेगा समभारिक। वैसे परमाणु चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा और बताया है ऑफलाइन क्लास में समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में। सम स्थान यानी कि स्थान समान होना चाहिए। स्थान समान तभी होगा जब एक ही जगह बैठा रहेगा, यानी कि परमाणु संख्या सेम होता है। तो पहला अंतर तो यही निकला, स्थान समान होना चाहिए। स्थान समान होना कहने का मतलब कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो पहला अंतर हमारा यही निकला कि इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है कि परमाणु संख्या कैसा होता है, समान होता है। आप लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप कॉपी में हिंदी में ढंग से लिख लेना है। ओके, चलिए इसमें पहला अंतर क्या होगा कि अच्छा समभारिक यहाँ पर क होना चाहिए। समभारिक यानी कि भार जो होना चाहिए समान होना चाहिए, यानी भार बोले तो परमाणु भार समान होना चाहिए। तो इसमें क्या समान होता है, तो आप यही लिख सकते हैं। आप यही लिखना है कि समभारिक में क्या होता है, परमाणु भार कैसा होता है, समान होता है। वैसे जब भी अंतर लिखने चलिए ना, तो पहला नंबर पर दोनों का डेफिनेशन लिखा जाता है, लेकिन छोड़िए, छोटा सा सवाल था। दूसरा, अच्छा, जब इसमें परमाणु संख्या समान है तो द्रव्यमान संख्या अलग होगा, यानी कि परमाणु भार अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पे दूसरा अंतर में यही लिखना पड़ेगा क्या, कि परमाणु भार इसमें क्या होता है, समान नहीं होता है, असमान होता है। क्यों? क्योंकि जब संख्या समान है तो भार अलग अलग होगा। अच्छा, इसमें देखना है कि जब भार समान है तो संख्या अलग अलग होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको क्या, कि परमाणु संख्या कैसा होता है इसमें, तो सॉरी, परमाणु संख्या इसमें कैसा होता है, तो असमान होता है। ओके, है ना। चलिए, ये तो हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर में आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा अंतर में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का, समझिएगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक। पता है, हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा तत्व है, इकलौता, सुनिएगा, हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिक का अलग अलग नाम है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं जी, ठीक है। तीनों का हम नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। ए, बी और सी करके तीनों का नाम यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक हाइड्रोजन और सब के सब हाइड्रोजन ही है तो परमाणु संख्या तो एक ही होगा। देखिए परमाणु संख्या समान आ गया, लेकिन एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, एक का द्रव्यमान 2 होता है, एक का भार कितना होता है, 3 होता है। आप यहाँ से नाम याद रख सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान 1 होता है उस हाइड्रोजन का नाम हो जाता है प्रोटियम। अच्छा, और जिसका द्रव्यमान 2 होता है उस हाइड्रोजन का नाम हो जाता है ड्यूटेरियम। उस हाइड्रोजन का नाम क्या हो जाता है जी, ड्यूटेरियम नाम हो जाता है। ड्यूटेरियम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिसका द्रव्यमान 3 होता है उसका नाम हो जाता है क्या, ट्राइटियम। उसका नाम हो जाता है ट्राइटियम, यम लिखा हुआ है लास्ट में, देख लीजिएगा। अच्छा, अब तीसरा अंतर इसमें क्या लिखेंगे, तो तीसरा अंतर इसमें भी क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखा जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा जाएगा कि आर्गन, और दूसरा क्या है, कैल्शियम। देखिए गौर से कि आर्गन जो आता है, अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन तो 18 नंबर पे आता है, लेकिन इसका भी द्रव्यमान 40 होता है, 39 भी होता है, 40 भी होता है। अच्छा, कैल्शियम तो 20 नंबर पे आता है, लेकिन इसका भी द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। अगर आप गौर से देखिएगा तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दोनों का, देखिए दोनों का परमाणु भार सेम मिल गया, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग मिल गया ना। तो भार सेम, भार समान तो समभारी, यहाँ पे संख्या समान यानी कि स्थान समान तो समस्थानी हो गया ना। तो इस तरह से एग्जांपल लेकर के आप अंतर लिख सकते हैं। आप प्रीवियस पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, क्या होता है, समस्थानिक कहलाता है। अच्छा, समभारिक में क्या लिखा हुआ है कि वे, ओ हाँ, वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या अलग-अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसा होता है, समान होता है ना? द्रव्यमान संख्या कैसा होता है जी? समान होता है। देखिए पढ़िए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है। कहाँ पे पेन चला गया? हाँ, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या कैसा होता है, समान होता है, समभारिक कहलाता है। ये तो हमारा क्या क्या था, समभारिक के बारे में। अगर समस्थानिक के बारे में कहा जाए तो परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसको क्या बोला जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखा गया था, लेकिन हम अंतर पूरा बता दिए। नेक्स्ट, ओह, इसको छाप लीजिएगा। ओके, गॉस के नियम किसे कहा जाता है, इसका सूत्र भी निर्धारित करें। वैसे गॉस के नियम क्या है, देख लीजिए यहाँ पे। वैसे हम पेज लेकर के इसको समझा दे रहे हैं, प्रूफ आज नहीं कर पाएंगे, प्रूफ अगला दिन करेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न आज जितना भी सवाल लेकर आए हैं सब के सब लघु उत्तरीय प्रश्न हैं।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। कौन, कहाँ से? अच्छा, बोलिए। अच्छा, ओके, ओके, ओके। तो ऐसा कीजिए ना मैम, आप ही रिचार्ज कर दीजिए ना मेरा। आप ही रिचार्ज कर दीजिए, 10 दिन के बाद आपको फ़ोन पे कर देंगे, ओके? तो देखिए इधर, हाँ, क्या तो बोल रहे थे? गॉस नियम किसे कहा जाता है? सबसे पहले समझना है किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या लिखा हुआ है? इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? टाइपिंग मिस्टेक। देखिए, गॉस नियम, तो गॉस नियम जैसे मान लेते हैं कोई भी क्या है, चालक है, इसमें चार्ज उपस्थित है। कितना चार्ज है? तो मान लेते हैं Q चार्ज उपस्थित है, ठीक है? अब इससे फील्ड लाइन को गुजरना है। फील्ड लाइन, फील्ड लाइन कितनी संख्या में गुजर रहा है और जितनी संख्या में गुजरेगा उसी संख्या को क्या बोला जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। यहाँ पे केवल देखिए प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे तो ढंग से फिगर बनाएंगे और प्रूफ में यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ यूज आता है, इंटीग्रेशन वाला भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल डिफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, बस खत्म। ओके, देखते हैं क्या क्या बोला है गॉस नियम में। बोला है डेफिनेशन के अनुसार, यहाँ पे आप लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होता है समझिएगा। परिभाषा के अनुसार बोला है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बोले तो फील्ड लाइन कितनी गुजर रहा है इस सतह से होकर, सरफेस से होकर, सरफेस से होकर, सतह से होकर फील्ड लाइन कितना गुजर रहा है, बस इसी के बारे में देखना है। नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा? तो बोला है कि जो फ्लक्स होता है 1/ε0 गुना होता है किसका? जिस सतह से गुजर रहा है उस सतह पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? तो फाई का फॉर्मूला, ओहो, फाई का फॉर्मूला हमारा हो गया कि Q बटा में क्या हो जाएगा? ε0 हो जाएगा। ओके, तो Q बटा में ε0 हो गया। अच्छा, ε0 क्या है? तो यहाँ से लिखना पड़ेगा वेयर, जहाँ ε0 जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। अब सवाल है विद्युतशीलता क्या होता है, इसका कहानी बहुत लंबा है ना? इस पर भी 2-3 क्लास लग जाता है विद्युतशीलता के बारे में पढ़ाने में केवल। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ε0 क्या होता है, सॉरी, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, विद्युतशीलता पर भी सापेक्षिक कैपेसिटिव विद्युतशीलता भी आता है, बहुत सारे इसमें है, लेकिन छोड़िए यहाँ पे। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या है, गॉस नियम क्या है? गॉस ने बोला था कि किसी बंद सतह से, सतह कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उस सतह के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी नियम को गॉस नियम कहा जाता है। ओके, बस इसमें इतना ही था, प्रूफ अगला वीडियो में आएगा। अच्छा, धारा घनत्व क्या होता है? बढ़िया सवाल। धारा घनत्व क्या होता है, इसकी विवेचना करें। तो किसी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहा जाता है। अच्छा, इसको जे से सूचित किया जाता है जी। चलिए देखते हैं, इसको पेज लेकर के समझा दे रहे हैं धारा घनत्व क्या होता है। तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, पेज लेना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो धारा घनत्व को समझाने के लिए, धारा घनत्व को समझाने के लिए हमें एक कंडक्टर लेना पड़ेगा, हमें एक कंडक्टर लेना पड़ेगा, चालक पदार्थ लेना पड़ेगा। और वैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है क्या है, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, धारा घनत्व के डेफिनेशन पे बाद आएंगे, पहले छोटे-छोटे पॉइंटों को समझते हैं। जिस भाग को अभी हम कलर कर रहे हैं, जिस क्षेत्रफल को, है ना? जिसको अब अभी हम कलर कर रहे हैं,
यही क्षेत्रफल क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे सूचित किया जाता है? ए से किया जाता है ना? अच्छा, ये चालक की लंबाई क्या है जी हमारा? तो चालक की लंबाई एल है। ओके? अच्छा, इस कंडक्टर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस कंडक्टर से हम लोग के करंट फॉलो करवाना है। तो करंट मान लेते हैं फॉलो करवा रहे हैं। ये क्या है? करंट फॉलो हो रहा है, मतलब कि आई फॉलो हो रहा है। अच्छा, आई जो फॉलो हो रहा है, गौर से देखा जाए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसे है और इसके लंबवत करंट फॉलो हो रहा है। गौर से देखिए, इसके लंबवत करंट फॉलो हो रहा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। आई देखिए तो 90 डिग्री है कि ना? लंबवत है कि नहीं करंट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से? है ना? तो धारा घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा की मात्रा को। देखिए, सबसे पहले तो धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है। आते हैं डेफिनेशन पे। यहाँ से लिखना पड़ेगा परिभाषा के अनुसार। यहाँ से लिखना पड़ेगा परिभाषा के अनुसार। क्या होता है? परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें धारा घनत्व के, तो धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है। डेफिनेशन के बाद आप लिख सकते हैं में किसे जे से सूचित किया जाता है। डेफिनेशन क्या है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहा जाता है। यानी कि जे बराबर आई बटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है? तो जे बराबर आई बटा में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, अब जे क्या होता है? तो जे सदिश राशि होता है। यानी कि धारा घनत्व कैसा होता है जी? सदिश राशि होता है। अच्छा, इसके विवेचना के बारे में बोला था, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओके, देखिए, अगर मान लेते हैं इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, जो कंडक्टर पीछे जस्ट अभी छापे थे, इस कंडक्टर में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अभी उल्टा काट है, तिरछा करके इसको काट रहे हैं। देखिए, बीच में इसको काटना है, अभी नहीं। यहाँ पे एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना है इस दिशा में, ऐसे इसको ऐसे काटा जा रहा है ना? अच्छा, इसको ऐसे काटा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है, जैसे मान लेते हैं कोई सरफेस है, तो सतह के लंबवत एरिया वेक्टर होता है। ओके, तो सतह के लंबवत एरिया वेक्टर हमारा ऐसे हो जाएगा, एरिया वेक्टर, है ना? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था हमारा क्या? ए। अच्छा, इससे होकर क्या प्रवाहित हो रहा है? तो इससे होकर धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। चालक की लंबाई क्या है? एल है। कितना एंगल के साथ है एरिया वेक्टर बना हुआ है? तो मान लेते हैं थीटा एंगल के साथ एरिया वेक्टर बना हुआ है। तो थी वेक्टर में पढ़ना था सटा कोस हटा साइन। जो हमारा वेक्टर ए है, इसके साथ सटा हुआ है, तो ए जो अगर आएगा तो इधर आएगा ए कोस थीटा, और ए अगर इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ए साइन थीटा हो जाएगा। अगर और गौर से देखा जाए तो ए साइन थीटा और ए कोस थीटा में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का जो अनुप्रस्थ काट के लंबवत गुजरा हो? तो अनुप्रस्थ काट के लंबवत गुजरने वाला, देखिए, अनुप्रस्थ काट हमारा यही है और इसके लंबवत गुजरने वाला एरिया वेक्टर हमारा ए कोस थीटा आया। फिगर में देखिए, है ना? इसके लंबवत गुजरने वाला एरिया वेक्टर हमारा क्या आया है? ए कोस थीटा आया है। तो लंबवत वाला ही लेना है, इसको नहीं लेना है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि J इक्वल टू फॉर्मूला आया था आई बटा में A, लेकिन यहाँ पे A का तो दो दो कंपोनेंट है, एगो A कोस थीटा है, एगो A साइन थीटा है। तो कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा? जो परपेंडिकुलर गुजर रहा हो। तो परपेंडिकुलर हमारा A कोस थीटा गुजर रहा है, तो इसको A कोस थीटा लिया जाएगा। ठीक है? अगर यहाँ से आई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जे ए कोस थीटा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना जी। अच्छा, और अगर एक लाइन बढ़ाएंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहां वेक्टर में पढ़ना था, क्या वेक्टर में पढ़ना था कि जब जब कोस थीटा लगा रहता है तो दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है। अगर इसको वेक्टर में लिखा जाए तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए आ जाएगा। तो आई बराबर वेक्टर जे डॉट क्या हो गया? वेक्टर ए। वैसे आई कौन सा क्वांटिटी है? अदिश है कि सदिश है जी? स्केलर है कि वेक्टर है जी? बता सकते हैं, है ना?
आई जो होता है टेंसर क्वांटिटी होता है। गौर से आई टेंसर क्वांटिटी होता है ना? तो आई बराबर जे डॉट क्या आ गया? ए आ गया और जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है? कोस थीटा। अगर कोस रहता, अगर कहीं लिखल रहता कि आई इक्वल टू जे क्रॉस ए, ये गलत है, इसको गुना मत पढ़ना, है नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी-अभी जस्ट आया है, कोस थीटा आता है तो डॉट आता है, अगर साइन थीटा रहता तो क्रॉस आता, लेकिन हम लोग के यहाँ तो कोस थीटा आया है, तो यहाँ पर डॉट ही रहेगा, तो डॉट वाला ही सही है, क्रॉस वाला 100% ही यहाँ पे गलत है। चलिए, अच्छा खत्म। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आप इतना वीडियो को देखिए, आज स्टार्टिंग था क्लास 12th वालों के लिए, है ना? आज इतना ही पढ़ाएँगे, बाकी कल से नेक्स्ट वीडियो आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी केमिस्ट्री में आएगा, ओके? और वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया जा लाएँगे और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान यही देना है कि क्लास में रेगुलर बने रहें। ठीक है? ओके, थैंक यू। Thank you for watching. चलिए